Hello everyone. Before starting the video, I would like to share with you a very important information. We have launched GATE Non-Tech Test Series, जिसमें आपको मैथ्स प्लस एप्टीट्यूड के more than 30 टेस्ट पेपर्स मिलेंगे. And not only that, you will be having free video lectures of maths and aptitude, which will have complete course coverage and explanation of important GATE questions. So if you are serious enough for GATE, you should not miss out this amazing deal for just ₹399. You can enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and on the first comment. So now let's move to our topic discussion. Hello everyone. तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा में ही डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स. डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स भी आपको काफी अच्छे से पता है. आइए इसको अच्छे से रिकॉल करते हैं. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स में आप लिखेंगे अपनी कॉपी में कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स. ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए हम डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते हैं. ये सिर्फ डिटर्मिनेंट निकलेगा हमारे लिए किसके लिए? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए. तो फर्स्ट पॉइंट आपका रहेगा डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज ओनली एप्लीकेबल फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स. अब देखते हैं, सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, वो अगर मान लो 1x1 का मैट्रिक्स है. 1x1 का मैट्रिक्स मतलब ये क्या? सिर्फ सपोज उसमें -10 है. ठीक है, 1x1. अगर मुझे बोला जाए कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, ठीक है, तो अगर पूछा जाए मुझे डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो आप बताएंगे मुझे कि इसका डिटर्मिनेंट 1x1 मैट्रिक्स का क्या होगा. इसका 1x1 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है सिर्फ और सिर्फ वो एलिमेंट, मतलब कि क्या? -10. यहां पे अक्सर लोग क्या कंफ्यूज करते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स अगर 1x1 की मैट्रिक्स है, तो कई बार गलती से हमसे ये हो रहा है कि डिटर्मिनेंट का मतलब हम क्या समझ लेते हैं? मॉड्यूलस. तो ये 1x1 मैट्रिक्स का एग्जांपल मैंने इसलिए लिया ताकि आपको ये डाउट क्लियर हो जाए कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स कैन बी नेगेटिव, और अगर नेगेटिव है तो कई बार एग्जाम प्रेशर में और जल्दी जल्दी हम 1x1 का अगर डिटर्मिनेंट निकालना होता है तो हम इसको +10 लिख के आ जाते हैं. ठीक है, तो ये तो था किसका? 1x1 मैट्रिक्स का. अगर मैं 2x2 का मैट्रिक्स लूं, मतलब कि अगर एक ए ऐसा मैट्रिक्स है 2x2, ए बी सी डी, ठीक है. अब इस मैट्रिक्स का अगर मुझे 2x2 मैट्रिक्स का मुझे अगर डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है, तो वो क्या होगा? हम क्या करेंगे? इन दोनों अपोजिट एलिमेंट्स, मतलब कि क्या? प्रिंसिपल और लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स का पहले प्रोडक्ट AD माइनस BC. ठीक है, ये होता है 2x2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने का तरीका. क्या किया मैंने? AD माइनस BC. अगर मैं मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स का जनरल मेथड लिखूं, जनरल फॉर्मूला अगर डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स का लिखूं, तो वो कुछ इस तरीके से होगा कि समेशन ऑफ j इज इक्वल टू 1 to n. n क्या है? n है मेरा, सपोज अगर मेरा एक मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर है n क्रॉस n. ठीक है, n क्रॉस n मतलब कि आप यहां पे ध्यान दे रहे कि कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है. अब j क्या है? j वेरी करेगा 1 से n तक, और यहां पे आएगा -1 1 i प्लस j, फिर डेल i j a i j, और हम क्या करेंगे? फिक्स आइदर i ऑफ j. ये है मैट्रिक्स का, किसी भी n क्रॉस n मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने का फॉर्मूला. आइए इसको एक्सपांड करते हैं और समझते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है. पर पहले कुछ टर्म्स देखते हैं. देखिए यहां पे मैंने सिर्फ एक टर्म को j इज इक्वल टू 1 को वेरी किया है. 1 से लेके n तक वेरी होगा j, या तो हो सकता है i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक वेरी होगा. कोई एक ही एलिमेंट वेरी होगा और दूसरा फिक्स रहेगा. ठीक है, दूसरा आइदर i और j फिक्स रहेगा. अब सपोज मैं लिखूं डेल i j. डेल आई जे क्या होता है हमारा, आप अपनी कॉपी में लिखते रहेंगे साइड बाय साइड कि ये होता है माइनर
ऑफ एलिमेंट माइनर ऑफ ए आई जे। ठीक है, ए आई जे क्या है? एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम का एक एलिमेंट है जिसका हम माइनर निकालेंगे, वो होगा del i j। और अगर मैं माइनर ऑफ एलिमेंट प्लस साइन लू, ठीक है, साइन के साथ लू i प्लस जे और ये del i j अगर दोनों साथ में लू, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ए आई जे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कोफैक्टर ए आई जे का कोफैक्टर। अगर मैं 3x3 का मैट्रिक्स लूं आपके सामने और उसका अगर मैं डिटरमिनेंट निकालूं इसी फॉर्मूला से, तो यहां पे पहले मैं 3x3 मैट्रिक्स लिखता हूं। A11, A12, A13, ये आ गया मेरे पास 3x3 का मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसका मुझे क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट। इसका मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है। तो अब मैं इस एक्सपांशन के लिए, ये जो n क्रॉस n है, किसी के लिए भी, इसके लिए भी वैलिड है, इसके लिए भी वैलिड है। ठीक है, तो अगर मैं इसका अब डिटरमिनेंट निकालता हूं 3x3 मैट्रिक्स का, तो ये क्या होगा? अगर मैं सपोज R1 रो है तो मैं R1 के अक्रॉस फिक्स आइदर i और j, तो मैं i को फिक्स कर रहा हूं, किसको? R1 को। मतलब i इज इक्वल टू 1, R1 के लिए i इज इक्वल टू 1, यहां पे देखिए 1 1 1, तो यहां पे i क्या है? 1 है। फॉर i इज इक्वल टू 1, i इज इक्वल टू 1 के लिए आप कॉपी में लिखेंगे, ये पूरा कहां से कहां हो जाएगा? सब के लिए ये हो जाएगा 1, और यहां पे j की वैल्यू 1 है, यहां पे j की वैल्यू 2 है, यहां पे j की वैल्यू 3 है, तो j कैसे वैरी हो रहा है? 1 2 और 3। ठीक है, और i हमारा फिक्स है। अब हम एक एक के लिए माइनर निकालेंगे और उसी के साथ कोफैक्टर भी निकालेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ए आई जे, पहले मैं एलिमेंट ले रहा हूं ए आई जे, तो यहां पे ए आई जे क्या है? A11। ठीक है, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A11। ठीक है, अब A11 इस रो और इस कॉलम को छोड़ के जो ये एलिमेंट मैट्रिक्स बच रहा है, इसका डिटरमिनेंट होगा हमारा माइनर। ठीक है, माइनर ऑफ A11। क्या बोला मैंने? इस रो और इस कॉलम को, जहां पे A11 है, उस रो को और उस कॉलम को छोड़ के जो मैट्रिक्स बन रहा है उसका डिटरमिनेंट हमारा माइनर होगा। और इस A11 का साइन, मतलब कि यहां का ये -1 का साइन लेकर जब मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा, वो होगा हमारा कोफैक्टर। ठीक है, कैसे? देखिए A11, देखिए यहां पे 1 और 1 है, तो i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1, 1 प्लस 1 2, तो मतलब कि क्या? -1 टू द पावर 2, तो -1 टू द पावर 2 क्या हो गया? 1। तो यहां पे कोफैक्टर जो ये साइन रहेगा, यहां पे क्या रहेगा? पॉजिटिव। यहां पे पॉजिटिव। A12 पहले से ही मैं साइन लिख देता हूं, पहले से ही। ठीक है, A12 i1 j2 -1 टू द पावर 3, मतलब कि माइनस साइन। ठीक है, माइनस साइन। वैसे ही यहां पे प्लस साइन, वैसे ही यहां पे प्लस माइनस साइन, प्लस साइन, माइनस साइन, प्लस साइन, माइनस प्लस। ठीक है, तो यहां पे पहले से ही मार्क कर दिया प्लस माइनस। ये जो पॉइंट्स है A12, A21, A23 एंड A32, ये सब हमारे ऑड पॉइंट्स है। और यहां पे हमारे जो कोफैक्टर जो आ रहा था, उसके लिए हम क्या करेंगे? माइनस साइन सामने में लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पे A11 के लिए मैं क्या किया? एज इट इज रखा, क्योंकि वो पॉजिटिव था। अब क्या बोला मैंने? इस कॉलम और इस रो को छोड़ के अगर मैं लिखता हूं इसको, तो ये क्या हो जाएगा? A22, फिर A23, A32 एंड A33। ठीक है, माइनस A12,
माइनस A12, इस कॉलम और इस रो को छोड़ के A21, A33 एंड देन A31 एंड A23 एंड A33, करेक्ट है। फिर A13 के लिए मैं लिखा हूं, मैं सिर्फ R1 के अक्रॉस, क्योंकि फिक्स किया हूं किसको, I = 1 में। वैसे ही आप C1 को, J को फिक्स कर सकते हैं 3 में, J को फिक्स कर सकते हैं 1 में, किसी को भी फिक्स कर सकते हैं। मैं सिंप्लिसिटी के लिए I = 1 को फिक्स किया हूं, तो A13, फिर A13 के बाद इस कॉलम, इस रो और इस कॉलम को छोड़ के A21, A22, A31 एंड A32, राइट। तो ये है हमारा एक्सपांशन, ठीक है। तो प्लस साइन विद दिस, ये क्या है, ये है मेरा माइनर, इतना पूरा पार्ट है माइनर, और इस प्लस साइन को इंक्लूड किया तो ये पूरा बन गया कोफैक्टर ऑफ A13। ये पूरा साइन है, ये पूरा टर्म है मेरा क्या है, माइनर, विद दिस साइन इज कोफैक्टर ऑफ A12, A11 फिर उसका कोफैक्टर है प्लस साइन के साथ A22, और ये पूरा टर्म। अब ये जो टर्म दिख रहा है आपको, ये सब किसके इक्विवेलेंट है, इसके 2x2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट तो है। तो क्या मैं इसको आसानी से लिख सकता हूं, यस। तो अगर मैं इसको एक्सपांड करूं यहां पर, आई होप आपने ये मैट्रिक्स को बना के सारे ऑड पॉइंट्स और प्लस माइनस साइन को पहले ही मार्क कर लिया होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं, इसका डिटरमिनेंट A11 क्या रहा है, A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32, करेक्ट है। देन माइनस A12 A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23, राइट। फिर A13 के लिए A21 इंटू A32 एंड देन माइनस A31 इंटू A22, ठीक है। तो ये सारा मेरा क्या आया, इस एक्सपांशन का पूरा रिजल्ट। इस जो टर्म्स है इसको तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी अगर मैट्रिक्स दिया हुआ तो। पर मेरा एक इंपॉर्टेंट कंसर्न है यहां पे, ध्यान दीजिएगा, मैंने इसे रब नहीं किया, क्यों, 1x1 मैट्रिक्स था, नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपांशन ऑफ 1x1 मैट्रिक्स कितना आया मेरा, यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये आया एक टर्म, ठीक है। वैसे ही 2x2 मैट्रिक्स में नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपांशन ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स कितना आया, 1, एक टर्म ये, दूसरा टर्म ये, करेक्ट है। 3x3 मैट्रिक्स के लिए ये क्या था, पूरा का पूरा 3x3 मैट्रिक्स के लिए जब मैंने डिटरमिनेंट को एक्सपांड किया तो मेरे पास कितने टर्म्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, करेक्ट है, राइट। 6 टर्म्स आ रहे हैं। तो मैं क्या ये लिख सकता हूं कि एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट ये होगा कि नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपांशन ऑफ अ डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, कैसा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n विल बी n फैक्टोरियल। एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं की पॉइंट को, नंबर ऑफ टर्म्स इन द डिटरमिनेंट of
ए एन क्रॉस एन मैट्रिक्स इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल। ठीक है, ये हो गया एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट। राइट, ठीक है। तो ये था हमारा डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स का, हम थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझने लग गए हैं। अब चलते हैं कुछ प्रॉपर्टीज की ओर, और फिर प्रॉपर्टीज के बाद हम देखेंगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम कैसे टैकल करेंगे। राइट, तो कॉन्सेप्ट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स हम समझ चुके हैं। राइट, अब चलते हैं प्रॉपर्टीज की ओर। ये थ्योरी पार्ट को पूरा अच्छे से हम समझ लेते हैं, उसके बाद जब हम न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब चीज और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपने पिछले डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स का सारा कॉन्सेप्ट जो मैंने लिखवाया होगा उसको अच्छे से नोट किया होगा। राइट, फर्स्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे अपनी कॉपी में, फर्स्ट पॉइंट कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ अ एन क्रॉस एन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है अगर जीरो हो जाता है तो, ठीक है, अगर जीरो हो जाता है एन क्रॉस एन मैट्रिक्स का, तो उसे हम नाम देते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नहीं है, पर आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा टर्म आप हमेशा बहुत जगह देखेंगे कि सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आपको पता होना चाहिए कि सिंगुलर मैट्रिक्स अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उसका मतलब है कि डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, आपको याद होगा हम जब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ रहे थे तो उसमें हमने क्या देखा था कि ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब ट्रांसपोज करने के बाद भी जो हमारा ट्रेस था, जो क्या था, सम ऑफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट सेम था। वैसे ही जैसा कॉन्सेप्ट मैं रिकॉल इसलिए करवा रहा हूं कि साथ ही साथ आपका वो रिवीजन भी पार्ट कवर होते जाए कि ट्रेस जैसे सेम रहता है, वैसे ही डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और उसका डिटरमिनेंट लेते हैं तो वो इक्वल आएगा किससे, उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट से। ठीक है, सेकेंड पॉइंट था ये। थर्ड, अगर एक मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका मैं स्क्वायर करता हूं, मतलब a इंटू ए करता हूं या a इंटू ए करता हूं, क्यूब करता हूं, कितने बार भी मल्टीप्लाई करता हूं। सपोज ये मैंने किया a टू द पावर n, और फिर उस मैट्रिक्स का अगर मैं डिटरमिनेंट लेता हूं तो वो इक्वल होगा किसके, कि अगर मैं उस मैट्रिक्स का पहले डिटरमिनेंट ले लूं और फिर उस डिटरमिनेंट का n टाइम्स कर दूं तो वो इक्वल आएगा। राइट, तो ये है हमारा थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी, ए इनवर्स। अभी तक आपने इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स नहीं पढ़ा है, पर फिर भी फॉर टाइम बिंग आप उस पॉइंट को लिख लेंगे कि अगर एक मैट्रिक्स है ए इनवर्स, अगर हम एक मैट्रिक्स का इनवर्स लेते हैं, मैट्रिक्स का इनवर्स लिया मैंने और फिर उसका डिटरमिनेंट निकाला तो वो इक्वल आएगा किसके, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, राइट। देन फिफ्थ पॉइंट, अगर आपको याद होगा प्रोडक्ट ऑफ अ मैट्रिक्स ए और बी, अगर दो मैट्रिक्स है, कैसे मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन किस पे डिपेंड करता है, उनके ऑर्डर के ऊपर। ठीक है, अगर उनका ऑर्डर ऐसा हो, अब देखिए दोनों के दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है मतलब कि क्या, अगर 3x3 मैट्रिक्स लिया तो उसका मल्टीप्लिकेशन किससे होगा, बी भी कैसे होगा, 3x3 होगा, तभी स्क्वायर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो पाएगा। तो अगर एक ए बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो रहा है तो बी ए का भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, क्योंकि ऑर्डर सेम रहेगा और वो स्क्वायर मैट्रिक्स रहेंगे। ठीक है, तो अगर मैं एक मैट्रिक्स लूं ए बी, ए और बी, एक मैट्रिक्स ए है दूसरा मैट्रिक्स बी है, दोनों का मल्टीप्लाई किया, मैं दोनों का मल्टीप्लाई किया, फिर डिटरमिनेंट निकाला, वो इक्वल रहेगा किसके, कि अगर मैं पहले ए का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल लूं, फिर बी का डिटरमिनेंट निकाल लूं और उसके बाद दोनों के डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई कर दूं, वो इक्वल रहेगा कि पहले मैं मल्टीप्लाई कर लूं फिर मैं डिटरमिनेंट निकालूं उससे। या तो फिर मैं पहले बी का डिटरमिनेंट निकाल लेता हूं और फिर उसके बाद ए का डिटरमिनेंट निकाल के मल्टीप्लाई करूंगा तो भी रिजल्ट सेम आएगा। या तो फिर अगर मैं
बी और ए का मल्टीप्लीकेशन करता हूं और फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालता हूं तो भी हमारा रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, यहां पर क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स था तो ए बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू बी ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ए बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी ए मैट्रिक्स, नहीं बोल रहा हूं मैं उनका डिटर्मिनेंट बोल रहा हूं कि वो सेम आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा 5th पॉइंट। 6th पॉइंट आप नोट करेंगे। मान लीजिए एक n क्रॉस n मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स? n क्रॉस n मैट्रिक्स ए बी सी डी। ठीक है, ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स लिया मैं, स्क्वायर मैट्रिक्स है। और अगर इसका सपोज रो में कुछ कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर क्या है? के। वैसे ही अगर एक और मैट्रिक्स है, वही स्क्वायर मैट्रिक्स लेता हूं, ए बी सी डी, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हुआ। और इसमें क्या हुआ कि इसके कॉलम में कॉमन फैक्टर है, मतलब ए और सी। सपोज यहां पे क्या है? यहां पे 2 है, यहां पे 6 है। कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 2 हुआ, तो के क्या हुआ? 2 हुआ। और के को मैं अगर बाहर निकाल लूं, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनेंट के केस में, पहले डिटर्मिनेंट लिया मैं, अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेता हूं तो वो इक्वल आएगा किसके? कि मैं यहां पे के को बाहर निकाल लूं और फिर ले लूं डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स का। ठीक है, मतलब कि क्या? अगर रो में कॉमन है तो के को बाहर निकाल लिया मैं। ठीक है, और फिर डिटर्मिनेंट ले लिया एबीसीडी मैट्रिक्स का। या तो अगर कॉलम में कॉमन है तो के को बाहर निकाल लिया और फिर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लिया। पर सपोज अगर ऐसा हो कि एक ऐसा मैट्रिक्स हो जिसमें सारे ही टर्म्स कैसे हो? 2 4 6 8, मतलब कि क्या? अगर ए हो 2 4 6 8, सारे एलिमेंट्स में कॉमन फैक्टर हो। कैसा कॉमन फैक्टर? के हो कॉमन फैक्टर। तो उस केस में अगर मैं मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेता हूं, ठीक है, मतलब कि उस केस में के इज इक्वल टू n क्रॉस n मैट्रिक्स है। ठीक है, और उसमें मैं क्या ले रहा हूं? उस सारे एलिमेंट्स में कॉमन क्या है? के। और फिर उस मैट्रिक्स का अगर मैं डिटर्मिनेंट लेता हूं और फिर अगर मैं k को बाहर लेता हूं तो उसको मैं लिख सकता हूं k टू द पावर n। n क्या है? ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स, और फिर a इसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, अगर सारे रोज मतलब सारे ही एलिमेंट्स और में एक कॉमन फैक्टर है तो उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट निकालते समय, सिर्फ डिटर्मिनेंट निकालते समय मैं जब k को बाहर निकालूंगा तो k के साथ पावर रहेगा किसका? ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स का। तो आप यहां पे लिखेंगे पहले एक चीज कि ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए था? डिटर्मिनेंट के लिए था। डिटर्मिनेंट के लिए था। सपोज एक और मैट्रिक्स है जिसमें अगर सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स दिया होता, ठीक है, अगर ये ऐसा होता कि n क्रॉस n, और इस मैट्रिक्स से अगर मैं कॉमन फैक्टर निकालता ना तो ये होता k a n क्रॉस n। ठीक है, इसमें भी क्या था? सारे एलिमेंट्स में कॉमन फैक्टर था, इसमें भी कॉमन फैक्टर था, पर यहां पे मैं डिटर्मिनेंट निकालना था और यहां पे सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स था, तो कॉमन क्या आया? k आया। तो फॉर ये क्या लिखूंगा मैं यहां पे? मैट्रिक्स। राइट, ये था 6 पॉइंट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, 7th पॉइंट। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ये आप अभी टॉपिक अभी तक नहीं पढ़े, पर फॉर टाइम बिंग आप यहां पे, क्योंकि एक अच्छा प्रॉपर नोट्स मेंटेन रहे और सारी प्रॉपर्टीज, डिटर्मिनेंट की सारी प्रॉपर्टीज एक जगह रहे, इसलिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपके यहीं पे नोट करवा देता हूं, तो आप भी अपने अच्छी हैंडराइटिंग से सारे प्रॉपर्टीज को अच्छे से लिखते जाएंगे। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स आप लिखे रहिए, बाद में हम समझेंगे इसका मतलब कि अगर एडजॉइंट लेता हूं मैं किसी मैट्रिक्स का, ठीक है, और
उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, n क्रॉस n। तो उसका डिटर्मिनेंट लेता हूं, अगर मैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स लिया और उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला तो वो किसके इक्वल आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n माइनस 1। इस पॉइंट को मैं प्रूफ करूंगा आगे, ठीक है, पर अभी के लिए आप इसको लिखे रहिए। नेक्स्ट पॉइंट, इसी में अगर मैं एक मैट्रिक्स एडजॉइंट लेता हूं, ये एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A था, अब मैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A का भी एडजॉइंट ले रहा हूं, मतलब कि क्या, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स A n क्रॉस n, और उसका डिटरमिनेंट लूंगा तो क्या आएगा, n टू द पावर माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, राइट। अब उसके बाद ऐसे ही करते करते मैं n टाइम्स, अगर मान लो, अगर मैं k टाइम्स अगर मैं एडजॉइंट लेते जा रहा हूं, मतलब कि क्या, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, फिर एडजॉइंट, और ऐसे ऐसे करके एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स A, और लास्ट में उसका डिटर्मिनेंट ले रहा हूं। और ये कितने बार कर रहा हूं मैं, k टाइम्स किया, तो उस केस में हमारा जो रिजल्ट आएगा वो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स n माइनस 1 टू द पावर k, ठीक है। ये तीनों चीजों को आप एक साथ लिखे रहिए और इस बात को हम आगे प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो ये था कुछ 7 पॉइंट्स, आगे और पॉइंट्स आने वाले हैं, तो उसके लिए आप फिर से लिखेंगे। एट्थ पॉइंट क्या होगा कि सपोज अगर कोई भी मैट्रिक्स हो और उस मैट्रिक्स में अगर कोई एक रो, कंप्लीट रो या कोई कंप्लीट कॉलम अगर जीरो हो जाए तो हम क्या हो, उसमें फिर क्या होगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, क्यों जीरो हो जाएगा, देखिए, अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम पूरा जीरो होने के कारण, आपको मैंने अभी सिखाया कि एक्सपांशन करेंगे डिटर्मिनेंट निकालते समय उस रो या उस कॉलम के साथ, तो A11 जो मैट्रिक्स जैसे हम लोग R1 लिए थे, अभी मैट्रिक्स 3x3 मैट्रिक्स जो लिया था मैंने, उसमें अगर A11, A12 और A33 जीरो हो जाता तो मैं A11 फिर उसका कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करता, जीरो आता, A12 जीरो था और उसका अगर मैं कोफैक्टर से करता जीरो आता। ऐसे करते करते सारे एलिमेंट्स, अगर सिर्फ रो, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम जीरो होने से, रो और कॉलम कंप्लीट जीरो होने से तब क्या होगा, डिटर्मिनेंट 0। मतलब कि क्या, वो हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, कंप्लीट, अगर रो या कॉलम कंप्लीट 0 हो जाए तो, अगर एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाऊं, 0 0 0 1 2, तो 0 इंटू 2 6 12 माइनस 15, तो 0 इंटू 2 कितना हुआ, 0 ही हो गया। फिर इसके लिए निकालता, फिर से 0 आता, इसके लिए निकालता, फिर से 0 आता। तो ऐसे मैट्रिक्स के लिए हमारा डिटरमिनेंट ऑलरेडी हमेशा 0 रहेगा। ठीक है, ये रहा 8 पॉइंट। 9th पॉइंट आप लिखेंगे कि अगर कोई मैट्रिक्स में, ठीक है, कोई मैट्रिक्स है, ये 2x2 मैट्रिक्स लिए मैं, इस मैट्रिक्स में के डिटर्मिनेंट निकालते समय, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते समय अगर मैं ऐसा करूं कि कोई ऑपरेशन लगाऊं कि जो नया ये R1 है, ठीक है, अब जो नया R1 होगा वो किसके इक्वल होगा, वो होगा R1 प्लस के R2। के क्या है, कोई भी फैक्टर, चलो एग्जांपल के लिए मैं 2 ले लेता हूं। ठीक है, मतलब कि क्या, अभी ये क्या था, R1 था,
और नया R1 क्या होगा? अब नया R1 होगा R1 प्लस 2R2, मतलब कि अब कैसा मैट्रिक्स हो गया हमारा? R1 A11 प्लस 2A21 A12 प्लस 2A22। और इस मैट्रिक्स का अगर मैं डिटरमिनेंट निकालूंगा तो भी जो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट था वही इक्वल आएगा। मतलब कि ऐसे कोई भी ऑपरेशन, वैसे अगर मैं कॉलम में भी करता ना C1 या C2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2, या फिर कोई भी ऑपरेशन लगाता मैं रोज और कॉलम्स में डिटरमिनेंट निकालते समय, तो हमारा डिटरमिनेंट निकालते समय जो पुराना डिटरमिनेंट था और जो नया डिटरमिनेंट आएगा वो सेम रहेगा। मतलब कि क्या, कोई भी ऑपरेशन, कैसा ऑपरेशन आप एग्जांपल करके लिखेंगे, ऐसा दो ऑपरेशन अगर हम लगाते हैं किसी भी मैट्रिक्स में तो उसका डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज, डिटरमिनेंट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ये 9th पॉइंट था। 10th पॉइंट, अगर पहले मैंने क्या बोला था कि रो और कॉलम कंप्लीट जीरो होने से डिटरमिनेंट जीरो हो जाता है। अब आप लिखेंगे कि अगर रो और कॉलम और है ना, और एंड नहीं है, ठीक है, रो और कॉलम, या तो कोई एक रो या तो कोई दो कॉलम, ठीक है, या तो कोई दो रो या तो कोई दो कॉलम कंप्लीटली आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब क्या, सेम। ठीक है, इफ टू रोज और टू कॉलम्स becomes completely identical then determinant of that matrix is 0। ठीक है, फिर से वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, क्या पॉइंट लिखा मैंने, सेम वाला, टू रोज और टू कॉलम्स अगर क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, तो क्या होगा, डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल के तौर में अगर मैं लिखूं 1 2 1 2, यहां पे C1 और C2 सेम हो गए हैं। अब इसका डिटरमिनेंट निकालिए, 2 इन -2 कितना आया, 0। ठीक है, तो दो कॉलम या दो रो अगर सेम हो जाते हैं तो हमारा डिटरमिनेंट जो आएगा वो रहेगा 0। 11th पॉइंट आप लिखेंगे, देखिए ये जो 10th पॉइंट था कि दो रो और दो कॉलम को सेम होने से हमारा डिटरमिनेंट 0 आता है, उसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। मैंने क्या बोला था कि अगर डिटरमिनेंट निकालते समय आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करें तो उससे डिटरमिनेंट में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे लिखूं कि क्या, R2, ये जो R2 है इस, अब जो नया R2 होगा वो कैसा होगा, R2 माइनस 2R1। तो यहां पे R2 माइनस 2R1, 2 माइनस 2 इंटू 1 0, 2 माइनस 2 इंटू 1 0। तो यहां पे अगर 0 0 आ जाता है तो डिटरमिनेंट में कोई फर्क नहीं आएगा, और फिर जब मैं डिटरमिनेंट निकालूंगा तो वो किसके इक्वल आएगा, 0 के। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका था समझने का। वैसे ही अब वापस उस एग्जांपल की ओर चलते हैं, ये था। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं, इफ टू रोज और टू कॉलम्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है, if two rows and two columns are proportional then determinant of that matrix is equal to 0। ठीक है, सेम वाला कॉन्सेप्ट कैसे दिखा था मैंने कि अगर मान लो R1 इज इक्वल टू R2 हो गया और C1 इज इक्वल टू C2 हो गया, वैसे ही प्रोपोर्शनल वाला कॉन्सेप्ट मतलब कि C1 इज इक्वल टू 2C2 हो गया, या तो फिर मान लो R3 इज इक्वल टू, कोई अगर 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है उसमें ऐसा बोले कि R3 इज इक्वल टू 5R1 हो गया। तो अगर ऐसा कोई रिलेशन दिख रहा है जिसमें प्रोपोर्शनैलिटी दिख रही है हमें, तो भी मैट्रिक्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स विल बी 0। जैसे कि यहां पे मेरे को क्या प्रोपोर्शनैलिटी दिख रहा है कि R2 इज इक्वल टू 2R1, R2 इज इक्वल टू 2R1, और इसमें अगर आप देखें डिटरमिनेंट इस मैट्रिक्स का तो कितना आएगा, 0, क्योंकि यहां पे प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप दिख रहा है। नेक्स्ट 12th पॉइंट आप लिखेंगे, इफ देयर इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब कि क्या, अगर कोई एक रो है
उसको मैं लीनियर कॉम्बिनेशन से डिनोट कर सकता हूं किसी और रो से। मतलब कि सपोज मैं इसको क्या कर लेता हूं, नया मैट्रिक्स ले लेता हूं। ये अब 3x3 का मैट्रिक्स हो गया। और यहां पे अगर मैं लिखूं कि लीनियर कॉम्बिनेशन कैसा, R3 को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे R3 को लिख सकता हूं R3 इज इक्वल टू, ठीक है, R3 इज इक्वल टू R2 प्लस 3R1, या तो ऐसा भी लिख सकता हूं R1 प्लस 2R2। तो देखिए यहां पे मैं R3 को एक लीनियर कॉम्बिनेशन से डिनोट कर सकता हूं, और अगर ऐसा कोई लीनियर कॉम्बिनेशन, या तो फिर इसको क्या बोल सकते हैं, लीनियर डिपेंडेंसी इक्वेशन, ठीक है, अगर ऐसा कोई इक्वेशन मिलता है तो भी हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें आप क्या लिखेंगे, इफ एनी रो इज can be obtained by a linear combination, if any row or column can be obtained by the linear combination of any other two rows, is then the determinant of that matrix is equal to 0। ठीक है, any row or column मतलब कि अगर किसी रो और कॉलम में अगर लीनियर डिपेंडेंसी या फिर लीनियर कॉम्बिनेशन से पॉसिबल हो रहा है तो उस केस में भी डिटर्मिनेंट हमारा 0 आता है। ये था 12th पॉइंट। ठीक है, ये एग्जांपल के तौर में आप यहां पे लिख लेंगे। सभी पॉइंट के लिए जो मैं एग्जांपल बताते जा रहा हूं उसको आप फिर से आप साइड बाय साइड लिखते जाएंगे कंफ्यूजन दूर करने के लिए, और जब हम न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करेंगे तो आपका सारा जो ये पॉइंट्स था वो सब कुछ और अच्छे से क्लियर होते जाएगा। 13th पॉइंट आप लिखेंगे, जल्दी से मुझे बताइए, बेस्ड ऑन द डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स द टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स आर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ये बेस्ड ऑन द डायमेंशन टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स थे। तो इन ऐसे मैट्रिक्स के लिए लोअर ट्रायंगल आप लिखेंगे कॉपी में, फॉर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स is equal to the product of leading diagonal elements। ठीक है, मतलब कि अगर कोई लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और डायगोनल मैट्रिक्स है, तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, उसके लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स A11 इंटू A22 इंटू A33 के इक्वल आएगा। ठीक है, उसमें आपको ये जो मैं एक्सपांशन बताया था उसको लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप क्या करेंगे, A11 इंटू A22 इंटू A33। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लिखूं 1 2 3, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मैंने लिया, और अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूं तो क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 6। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट 6 आ जाएगा। वैसे ही अगर यहां पे डायगोनल मैट्रिक्स भी होता वो तो भी इसका डिटरमिनेंट 1 इंटू 2 इंटू 3 डायरेक्टली करता और वो 6 आता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, जो लास्ट पॉइंट होगा हमारा। ठीक है, फॉर डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इफ द रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। ठीक है, अगर डिटरमिनेंट निकालते समय हम किसी रो और कॉलम को, अगर मैं यहां पे एक मैट्रिक्स लेता हूं 3x3 का मैट्रिक्स, ठीक है, ये 3x3 का मैट्रिक्स है और उसका डिटरमिनेंट निकाल रहा हूं मैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा हूं मैं, इफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड, मतलब कि क्या, ये जो C2 और C3 है, C2 और C3 को मैं
इंटरचेंज कर दूं, मतलब कि क्या, इसको मैं ऐसे इधर ले आऊं और इसको उधर ले जाऊं, या तो फिर अगर मैं इन दो रोज को, ये 8 और R2 और R3 को मैं इंटरचेंज कर दूं, तो जो पुराना मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ रहा था वो डिटर्मिनेंट का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, पर सामने में एक माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, उसको मैं अगर लिखूं 14th पॉइंट को अच्छे वे में, कि इफ टू रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज, इंटरचेंज करने से जो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स था पहले ही, उसके सामने एक माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, अगर दो रो और दो कॉलम को मैं क्या किया, इंटरचेंज किया, उनके पोजीशन को स्वैप कर दिया, राइट। अगर मैं यही इंटरचेंज, सपोज मैं क्या किया, यहां पे लिखा कि C3 और C2 को इंटरचेंज किया, फिर जो इंटरचेंज हुआ उसके बाद क्या किया, मैं जो ये C2, जो नया C2 आया और C1 को फिर से इंटरचेंज कर दिया। तो जितने बार भी इंटरचेंज होगा, सपोज मैं लिखूं यहां पे कि n टाइम्स इंटरचेंज हो रहा है, तो यहां पे भी -1 to the power n आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर एक बार इंटरचेंज हुआ तो कितना आएगा, जो डिटर्मिनेंट था उसके सामने सिर्फ माइनस साइन आ जाएगा। दो बार इंटरचेंज हुआ तो -1 to the power 2 दैट इज 1, तो जो डिटर्मिनेंट था वो वैसा का वैसा ही रहेगा। तीन बार इंटरचेंज हुआ तो -1 to the power 3, मतलब कि फिर से डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये थे कुछ पॉइंट्स हमारे, और अब हम चलेंगे इन्हीं प्रॉपर्टीज, जो अभी प्रॉपर्टीज हम सीखे हैं उसी प्रॉपर्टीज को अप्लाई करने के लिए कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपका टास्क ये है कि न्यूमेरिकल्स में जंप करने से पहले अभी जितने भी प्रॉपर्टीज मैंने बताए हैं उसको एक बार आप अच्छे से लिखे होंगे, उसको एक बार हर एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद ही न्यूमेरिकल्स में जंप करेंगे। ठीक है, राइट। तो एक बार प्रॉपर्टीज को याद कीजिए और फिर आइए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. If you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. And to boost your GATE preparation, enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and in the first comment. You can also join our Telegram channel by clicking on the link displayed in the description box. तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए have a good day. See ya.